नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से एक नाटक विधा है जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर का लेखक परिचय। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर भी यही शौक सृजन में परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी भी प्रचलित रहे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। ये एकांकी संग्रह है, भोर का तारा और ओ मेरे सपने। तो आज अपन जो नाट्य विधा पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रीढ़ की हड्डी। तो जानते हैं रीढ़ की हड्डी का उद्देश्य क्या है लेखक का। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति जो रूढ़िवादी मानसिकता है उस पर प्रहार किया है। रूढ़िवादी मानसिकता यानी कि पुरानी सोच, जैसे कि स्त्रियों का घर पे ही रहना चाहिए, उनका कार्य क्षेत्र जो है घर तक ही सीमित है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी स्त्रियों के लिए सही नहीं मानी जाती। इस प्रकार की जो पुरानी सोच है उसको रूढ़िवादी मानसिकता कहते हैं और उस पर प्रहार यानी कि चोट की है, उसको गलत ठहराया है। और स्त्रियों की शिक्षा और उनसे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को भी दर्शाया है। इसमें स्त्री जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसमें किस प्रकार से आत्मविश्वास और साहस जो है जागृत होता है वो इस एकांकी के माध्यम से बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी। मामूली तरह से सजा हुआ कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। इस प्रकार से जो एक तख्त है वो कमरे में लेके आ रहे, एक तरफ नौकर ने पकड़ रखा, दूसरी तरफ से उसके मालिक ने, जो अधेड़ उम्र के लगते हैं। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब? बाबू, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू क्या देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है। ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर यों। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इसी बीच में मेज पोश ठीक करते हैं और झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियाँ पर भी वे 2-4 हाथ लगाते हैं
सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। बाबू साहब जो है उनका नाम राम स्वरूप है। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे किसने धोती मांगी? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन जो है वो नौकर का नाम है। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी है ना। राम स्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के ये लक्षण ही अनोखे हैं। इस प्रकार जो है प्रेमा अपने पति को समझा रही है कि बेटी जो है वो तैयार नहीं है। लड़के वाले देखने को आ रहे हैं और ये सब उनकी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा है। वो बता रही है कि हमारे ज़माने में तो आ पढ़ लिया और गिनती सीख ली, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक पत्रिका आती थी स्त्री सुबोधनी, वो पढ़नी आ गई तो बहुत कुछ आ गया। इस प्रकार से स्त्री सुबोधनी के बारे में भी बताया गया कि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें जो है वो लिखी हुई होती थी। ऐसी बातें ही क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में भी, जो आजकल की बीए एमए की पढ़ाई में भी नहीं होगी। इस प्रकार से वो प्रेमा जो है अपने पति राम स्वरूप को बता रही है। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। इस प्रकार राम स्वरूप जो है प्रेमा के ऊपर जो है क्रोधित हो रहे हैं कि, और बता रहे उदाहरण के माध्यम से कि ग्रामोफोन दो प्रकार का होता है। एक तो जिसको आदमी अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे रोक लेता है, लेकिन दूसरा जो परमात्मा का बना हुआ होता है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। प्रेमा, हटो भी,
तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। ये तो होता ही नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। इस प्रकार ये कह रही है कि उमा को जैसे भी हो समझाओ, क्योंकि लड़के वाले उसको देखने आ ही रहे हैं। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट गई। भाई, मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। प्रेमा समझा रही है कि मैंने उमा से कहा कि थोड़ा पाउडर वगैरह लगा के तैयार होके और फिर नीचे आना, क्योंकि आजकल जो है सुंदरता जो है उसको कोई नहीं पूछ, मतलब ज़्यादा सुंदरता जो है वो ही महत्व रखती है। लेकिन लड़की को इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं था, और जब माँ इन चीज़ों के लिए कहती है तो वो मुंह लपेट के, आंचल में मुंह लपेट के सो जाती है। रामस्वरूप, न जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। रामस्वरूप कह रहे हैं कि ये अपनी बेटी जो है पता नहीं किस प्रकार के दिमाग वाली है, लेकिन आजकल की लड़कियां तो ऐसी होती है जिनके सहारे पाउडर का कारोबार चलता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।